अस्सलाम वालेकुम। वफाकी सतह के ऊपर अभी भी इस मसले के ऊपर क्लैरिटी नहीं है कि ये आइनी पैकेज जो है किस शक्ल में सामने आएगा। इसके ऊपर रोज़ बात तो बहुत होती है, लेकिन इसकी हतमी शक्ल के ऊपर कुछ भी वाज़ेह नहीं है। आज बिलावल के भी मीडिया से इंटरेक्शन थी तो उनकी गुफ्तगू से भी सिर्फ एक इंटेंट ये नज़र आती है कि वो ये चाहते हैं कि 25 से पहले हो जाए, काजी फ़ायज़ के जाने से पहले और चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह के बनने से पहले, क्योंकि 26 को अगर काजी फ़ायज़ चले जाते हैं तो 26 तारीख को चीफ़ जस्टिस मौजूदा जो हैं काजी फ़ायज़ वो रिटायर हो जाएंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह नए चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के बन जाएंगे। तो मौजूदा PMLN और पीपल्स पार्टी की हुकूमत चाहती है कि ये काम हर सूरत 25 से पहले हो जाए, जो आसान नहीं है। उनके पास तादाद पूरी नहीं है। JUI वाले अभी दरमियान में हैं और PTI वाले भरपूर इसकी मुखालफत कर रहे हैं। बाज़ लोग जो लॉ एक्सपर्ट हैं उनकी राय में एक नई अदालत सुप्रीम कोर्ट के ऊपर खड़ी करना शायद सिस्टम के अंदर एक ऐसी बहरानी कैफियत पैदा कर देगा जिसमें हम बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो पाल लेंगे, बहुत बड़ा एक जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर पाल लेंगे, लेकिन उसकी यूटिलिटी क्या होगी, कितनी यूज़फुलनेस होगी, इसके ऊपर हमने कोई स्टडी नहीं की है। तो इसका बेहतर हल ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट, मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट है, इसी की तादाद में इजाफा करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जो 5 सीनियर मोस्ट जजेस हों उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दें और मौजूदा चीफ जस्टिस जो भी तरीकाकार है उनका, चाहे उसकी टर्म आप टेन्योर बेस कर दें। अभी तो तरीका यह है कि रिटायरमेंट एज के हिसाब से जो सीनियर मोस्ट बनता है, रिटायरमेंट एज को उसकी ख़त्म हो जाता है, तो उसकी 3 साल की आप टर्म कर दें और उसी सुप्रीम कोर्ट, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के साथ ही आगे जाएँ। और दूसरा, जजेस की तैनाती का तरीकाकार, उसके ऊपर शायद बहुत सारी जमातें मुतफिक हो जाएँ कि इसको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने की ज़रूरत है। जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसको ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तो ये डूएबल ऑप्शन होगी, बजाय ये कि हम सुप्रीम कोर्ट को एक बिल्कुल सबऑर्डिनेट कोर्ट बना दें और इसके ऊपर एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाए जिसके पास जज बनाने का भी इख्तियार हो, वो 199 की पिटिशंस भी उस तक पहुँच रही हों, 184 का इख्तियार भी उसके पास चले जाए। तो ये जो मुतबादल तजवीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बनाकर 5 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ऊपर बैठ जाएँ और जो चीफ जस्टिस बने सुप्रीम कोर्ट का उसकी पोजीशन जो है टेन्योर बेस कर दें। प्रॉबेबली ये ज़्यादा एक प्रैक्टिकल और डूएबल ऑप्शन होगी, लेकिन क्या ये मुमकिन है, ये कहना काफ़ी मुश्किल है। आर्टिकल 8 के हवाले से सियासी इख्तिलाफ़ात और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं और जो बार्स की तरफ से मुखालफत आई है, उसके बाद लगता ही है कि शायद आर्टिकल 8 को ना छेड़ा जाए। लेकिन जेट ब्लैक टेररिस्ट, जिसकी माजी के अंदर भी प्रोविजन डाली गई थी सनसेट क्लॉज के साथ, कि जो लोग शदीद किस्म के, इंतहाई किस्म के दहशतगर्दी के वाक़यात के अंदर मुलव्वस हों, उनके केसेस आम सिविलियन कोर्ट्स के अंदर चलाना मुश्किल है, तो वो केसेस के लिए मिलिट्री कोर्ट्स की प्रोविजन डाली जाए सनसेट क्लॉज के साथ। उसके ऊपर सियासी जमातों को अगर कायल करने की कोशिश की जाए तो शायद गुंजाइश पैदा हो जाए। लेकिन जो पहली प्रोविजन थी वो शायद आगे ना बढ़े। उसके अंदर डेफिनेशन कुछ ऐसी की गई थी कि लगता ये था कि 9 मई के अंदर जिसका नाम है या जिसके ऊपर इल्ज़ाम है या मिलिट्री प्रेमिसेस के इर्द गिर्द जिस बंदे ने जो हरकत भी की, वो सारे मामला मिलिट्री कोर्ट्स में चले जाएंगे। उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने काफ़ी शदीद रद्द-ए-अमल दिया था और JUI वो भी उसके ऊपर कंफर्टेबल नहीं थी। तो अब ये कॉन्टेक्स्ट है जिसके ऊपर आने वाले चंद दिन जो है बहुत अहमियत के हामिल है। पहले तो एक समिट है SCO का, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि हमारी गुड सेंस हमारे पॉलिटिशियंस की प्रिवेल करे, अच्छी हिकमत अमली, दानशमंदी, कि मुल्क को इस वक्त एक यकजहती की ज़रूरत है और बड़ा इवेंट होने जा रहा है इस्लामाबाद में जिसमें पाकिस्तान का अच्छा नाम जाएगा दुनिया के सामने। आज भी सऊदी डेलीगेशन आया जिससे तो ये की जा रही है कि $2 अरब के उसके साथ मुआहदे होने। फिर SCO समिट है 14, 15, 16, वो भी गुजर जाए और फिर लास्ट वीक एक्चुअली क्रूशल होगा 18 से लेकर 25 के दौरान वाला, कि इसमें हुकूमत इत्तेफाक राय के साथ इंगेज करें और जो डूएबल ऑप्शन है उसके ऊपर आगे बढ़ जाए। आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ शुरका स्टूडियोज़ में शोएब शाहीन साहब हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब JUIF से, और सेनेटर नासिर बट वी होप कि हमें PMLN से ज्वाइन कर लेंगे। शोएब साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। आज आपकी जमात का एक वफ़द जो था JUI से मुलाकात करने भी गया, क्या बातें ज़ेर गौर रहीं, एजेंडा क्या था? देखिए, मेरी बात तो नहीं हो सकी क्योंकि इसी टाइम पे ही थोड़ी देर पहले वो गए थे हामिद खान, सलमान राजा, बैरिस्टर गौहर साहब और ये हमारी तरफ से रऊफ हसन साहब, ये हमारी तरफ से गए थे। मैं ये समझता हूँ कि मौलाना साहब ने चूँकि माजी करीब में बड़ा अच्छा रोल अदा किया है और ये हमें उनसे बहुत कवी उम्मीद और तवक्को है कि उन्होंने जो 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें कही हैं उसके ऊपर वो स्टिक कहेंगे। ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन देखें, इंतज़ार पंजोता फोकल पर्सन है इमरान खान का और जेल प्रेसिडेंट के साथ कोऑर्डिनेट करता है। आई होप के इंतजार पंजोता को वापस है, लेकिन मैं JUI वाली टॉक्स पूछ रहा था, कौन से ऐसे पॉइंट्स थे देखें जिनके ऊपर आपका इत्तेफाक राय था कि मौलाना आपको सपोर्ट करेंगे?
इंपॉर्टेंट बात फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नंबर 1 ये है कि ये जो भी इस वक्त का मुसवदा है टोटल स्टेट अवे रिजेक्टेड। ठीक है, इस बात पे हमारा इत्तेफाक। और कौन सा ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर आप दोनों जमातें मिलकर चलेंगी? क्योंकि कामरान मुर्तज़ा एक बना रहे हैं, आज के बाद पता चलेगा। कामरान मुर्तज़ा साहब इस मीटिंग में थे, वो शायद बताने की पोजीशन में होंगे। आज की मीटिंग के हवाले से मैंने कहा ना कि इससे पहले 2 बातें उन्होंने की, उन दोनों बातों में हमारा इत्तेफाक है। और सबसे बढ़कर ये कि ये जो पर्सन स्पेसिफिक बनाना चाह रहे हैं 25 तक, तब तक तो ये किसी सूरत अंडर कंसिडरेशन ही नहीं आना चाहिए। ये हमारा मुतालबा है कि कोई, मुझे लगता है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा शोर हुआ है। ये जस्टिस काजी फायजी साहब की जो PMLN की इंटेंट थी, मालूम नहीं काजी साहब किस हद तक इस पर रजामंद होंगे। वो ये चाहते थे कि इधर से रिटायर हों तो उन्हें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में 3 साल के लिए चीफ जस्टिस लगा दिया जाए, 68 ईयर्स रिटायरमेंट एज कर दी जाए। JUI रिटायरमेंट एज बढ़ाने के हक में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और तो पीपल्स पार्टी कहती है कि पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट नहीं होगी, वो भी इनडायरेक्टली कह रही है कि हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे ना। लेकिन साथ ये भी कह रही है कि 25 से पहले करना भी मजबूरी है और ज़रूरी भी है। अब अगर पर्सन स्पेसिफिक नहीं है ना, नदीम साहब मुझे बताएं, इन्होंने इसी पीपल्स पार्टी के रजा रब्बानी साहब थे ना सरबरा आनी तरमीम के, जो 18th अमेंडमेंट 18वीं तरमीम हुई थी। अब उसके अंदर 10 महीने बैठे रहे ये डिस्कशन की। आज कौन सी इमरजेंसी है कि आप एक घंटे के नोटिस में? मैंने पीपल्स पार्टी के लोगों से पूछा, मैंने कहा ये जो बिलावल बार बार कह रहा है कि मजबूरी और ज़रूरी है, कौन सी मजबूरी और ज़रूरी है? वो कहते हैं कि ये 26 को अगर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह बन गए तो उन्होंने इस केस को टेकअप कर लिया और फिर तो मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। देखें नदीम साहब, अगर कोई रीज़नेबल बात हो, मंसूर अली शाह साहब वो बंदे हैं जिन्होंने हमेशा पार्लियामेंट की हवाले से, उनकी कॉम्पिटेंस के हवाले से बात की है। अगर आपकी बात में बदनीयती है, अगर आप निज़ाम इंसाफ पे हमला करना चाहते हैं, या आप ह्यूमन राइट्स वायलेशंस करना चाहते हैं, या बुनियादी इंसानी हुकूक जो आम लोगों को दिए गए हैं उनको आप मुअत्तल करना चाहते हैं, तो फिर रास्ते में रुकावट बनेंगे मंसूर अली शाह साहब। अगर आपकी रीज़नेबल बात है कि जी हम बैकलॉग ख़त्म करना चाहते हैं, अगर इसी सुप्रीम कोर्ट को दुरुस्त करना चाहते हैं, अगर इसी सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ा दी जाती है, चीफ जस्टिस जो मौजूदा हैं, जो भी तरीकाकार है उनका अपॉइंटमेंट का उसी में लग जाए, अच्छा है, तो आपके लिए काबिल कबूल होगा कि सीनियर मोस्ट जजेस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। बहुत रीजनेबल बात है, बहुत रीजनेबल बात है, तो हमारा हमेशा मुतालबा रहा है। और दूसरा एक देखें, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर ये बात लिखी हुई है कि आप जो लोग होंगे, देखें पहले तो कमेटी क्यों बनती है? जब 3 सीनियर मोस्ट जज बैठ जाते हैं, वो तो इन्होंने ऑर्डिनेंस करके उसका बेड़ा गर्क किया, 3 सीनियर मोस्ट जज जब बैठ जाएंगे, माइंड अप्लाई करेंगे, तो आमतौर पर वो सीनियर मोस्ट जजेस को ही रखेंगे ना। अभी आप इस पे लॉ मेकिंग भी कर सकते हैं, तरीकाकार वजह करें, लॉ में बना दें कि 5 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा होंगे, लॉ बन जाएगा, उसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है। लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक ऐसी सुप्रीम कोर्ट या फेडरल कोर्ट के नाम से एपलेट अथॉरिटी बना दें, और जिसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, यानी शहबाज शरीफ भेजेगा नाम, वो वन ऑफ थी इब्तदाई तौर पर, लेकिन वो अब मेरे ख्याल शॉट डाउन हो गई। JUI ने उसकी बड़ी खतरनाक बात है। पहली तजवीज़ बहुत खतरनाक थी। पहली तजवीज़ ये थी कि वज़ीर आज़म की रिकमेंडेशन के ऊपर सदर साहब उसकी अपॉइंटमेंट करेंगे पहले चीफ जस्टिस की, तो वो तो ये था कि हैंड पिक चॉइस थी आपकी, अपनी मर्जी। नहीं, कल आजम तारर को बना दो, फारूक शनाई को बना दो, और उनमें से एक चीफ जस्टिस बना दो, एक को जज बिठा दो, जो चाहो करा लो। बात यह है कि अगर आपने इंसाफ के निज़ाम को दुरुस्त करने की नीयत करनी है ना, मैं बताऊं, जितने इंटेलिजेंट एंड कॉम्पिटेंट जज मंसूर अली शाह है ना, इंटेलिजेंस और इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने अपनी ज़िंदगी में, जब मेरे 20 साल की प्रैक्टिस होगी है सुप्रीम कोर्ट में, इतना कॉम्पिटेंट, इतना इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल जज नहीं देखा। सर पता है एक इशू क्या है, उसके साथ मुझे बाकियों की भी जहानत का शुबा नहीं है। 63A की डेफिनेशन का जो मामला है, बंदियाल साहब ने, मैं नहीं समझता वो दुरुस्त फैसला था, अब उसको करेक्ट कर दिया। लेकिन इनको जाते जाते क्या इमरजेंसी थी? अब ये महीने बाद काम हो सकता था, महीने बाद, लेकिन जल्दी जल्दी हमने किया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज आना था, तो जल्दी अपनी नौकरी। मैं इल्जाम नहीं किसी को देता, लेकिन बेहतर होता है ये मुतनाज़ा होने से बचाने के लिए। देखिए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वहां कहा हमारे वकील ने, देखें आपकी एक्सटेंशन का सवाल चल रहा है, आप इस वक्त ये जजमेंट देंगे, सबसे पहला इतराज आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन उन्होंने सही वाजे किया। टू बी फेयर विद काजी फायजी साहब, बंदियाल साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन दी थी वो 73 के एग्जिस्टिंग प्रोविजन में नहीं है। साहब ये पॉइंट ऑफ व्यू का इख्तलाफ हो सकता है, देखिए बहुत अच्छा होता। ऑर्डिनेंस आया, चंद घंटे, 1 घंटे के अंदर अंदर कमेटी तब्दील कर दी, और फिर उनके जरिए अपनी मर्जी का बेंच बनाया। हालांकि आप न तब्दील करते, आप उसी जज को सीनियर मोस्ट को रहने देते, फुल कोर्ट मीटिंग हो जाती तो अच्छा नहीं था, तनाज़ा खत्म हो जाता, बहुत अच्छा था। नहीं रखा, अभी भी रखा जाना चाहिए, अभी भी रखा जा सकता है, क्योंकि ऑर्डिनेंस तो है ना अभी 120 रोज है। लेकिन मंसूर शाह साहब ने ये नहीं किया कि वो बेंच में ना बैठे। ठीक है, काजी साहब ने एक ट्रांसपेरेंट पोजीशन ली थी, मंसूर शाह ने भी सही ट्रांसपेरेंट पोजीशन ली, ट्रांसपेरेंट, क्योंकि आपको जिस बेंच में बैठ रहे हैं
उसमें तो कमेटी का कोई रोल नहीं है। जो आम है, मसलन क्रिमिनल केसेस है, सिविल केसेस है, उसमें कमेटी का क्या काम है? जहां कमेटी वाला केस आ जाए आप ना बैठे। अच्छा, मैं आपकी जहां इजाज़त से एक कमेटी डीपर के कर लूं। अलावा के केसेस हैं उसमें तो उनको काम करना चाहिए था, जो नहीं बैठे वो। मिफ्ता इस्माइल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नदीम भाई। सर, दो तीन बातें आपसे पूछनी है। एक तो रिमिटेंसेस के नंबर आए हैं जो बहुत ही हौसला अफजा हैं। 2.8 बिलियन डॉलर सितंबर के महीने में आया। टोटल फर्स्ट क्वार्टर में 8 अरब डॉलर है। करंट अकाउंट डेफिसिट भी नीचे है। IMF की प्रोग्राम आपकी हो गई है। अब ये सऊदी डेलीगेशन आ रहा है, उससे भी कोई सुना है कि इन्वेस्टमेंट की डील्स वील्स हो जाएंगी। क्या हमारे हालात पहले से अच्छे हुए हैं? रुपया शया संभल जाएगा, काबू में आ जाएगा मामला? सर, इसमें तो कोई बहस ही नहीं है कि हालात जो हैं वो पहले से काफी बेहतर हो गए हैं। जो पिछले साल इस वक्त आपको पता है वो $300 के 300 रुपए का डॉलर था। 305 पे गया था, 305 पे, आज 278 से नीचे है। आज 200 पे, ठीक है। और इस साल दरमियान स्टेट बैंक में डॉलर भी खरीदा है ढेरों ढेर, कुछ 7-8 अरब डॉलर खरीद चुके हैं। जी जी, 6.5 अरब डॉलर खरीदे हैं। इसके अलावा दुनिया भर में जो ऑयल प्राइस कम हो गई है। अगर आपको याद है कि अप्रैल 2022 में जब PDM की हुकूमत आई थी, जब मैं वजीर था, तो $124 प्राइस थी पेट्रोल की, डीजल की, इंटरनेशनल प्राइस। अब $75 की है, कभी $70 की भी हो गई थी, 68 की भी, लेकिन ये ईरान की और इसराइल की कुछ झड़पों के बाद बढ़ी है। तो इंटरनेशनली एक रूम मिल गया है हुकूमत को। इंटरेस्ट रेट्स अमेरिका के अंदर कम हुए हैं तो पाकिस्तान के अंदर भी कम हुए हैं। महंगाई कम हुई है, करेंसी के ऊपर प्रेशर कम हो गया है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं दुनिया भर में। ना सिर्फ खाम तेल महंगा हुआ है, बल्कि LNG सस्ता हुआ है, बल्कि LNG सस्ती हो गई, फर्टिलाइजर सस्ता हो गया है, कॉटन भी सस्ता हो गया जो हम इंपोर्ट करते हैं थोड़ा सा, गंदुम। इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस सारी नीचे को हैं। उसका इम्पैक्ट हमारे इन्फ्लेशन में नजर आता है, जो 40% किसी जमाने में था, अब 6.9% पे आ गया। जो रेमिटेंस ऊपर गया है वो अच्छी खबर है, लेकिन उसके साथ साथ ये देखना जरूरी है कि देखें, सिर्फ 8.8 बिलियन डॉलर इस पहले क्वार्टर में था, जो कि बहुत ज्यादा है कंपेयर टू पिछले साल। 40% ग्रोथ है जी। लेकिन वो उससे 2 साल पहले चले जाएं तो वो 8.2 बिलियन था। उसके एक साल बाद 7.7 बिलियन था। ये पिछला साल जो था ना, ये खास तौर पर बुरा निकला था क्योंकि बहुत ज्यादा अनसर्टिनिटी थी। IMF का प्रोग्राम का बहुत ज्यादा अनसर्टिनिटी थी। डॉलर कितना रहेगा, डॉलर ऊपर नीचे होता था तो रेमिटेंस देने वाला थोड़ा सा रोक देता था। अब ये कि क्योंकि आपकी मार्केट जो है वो स्टेबल है, तो जो उसको रेमिटेंस भेजनी है अपने घर वालों को, वालदैन को, तो वो भेज देता है। तो ये अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। लेकिन ये हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड पे ही वापस गए हैं और लास्ट ईयर जो था वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड से बहुत नीचे थे। सर, एक चीज़ बताइएगा, अभी जो आपको ट्रेंड नज़र आ रहे हैं कि रिमिटेंसेस ठीक हैं, करंट अकाउंट ठीक है, आपकी रुपया अभी किसी हद तक इंटरबैंक से इतनी बाइंग के बावजूद $6.5 अरब डॉलर ही अगर बाइंग हो, उसके बावजूद 278 से ऊपर नहीं गया रुपया आपका काबू में, इन्फ्लेशन भी नीचे आ गई है। कौन से ऐसे स्टेप्स हमें अभी लेने की ज़रूरत है कि इसको सस्टेनेबल बनाया जाए? ये 2 महीने के लिए ना हो, ये चलता रहे, सिर्फ टेम्परेरी एक फिनोमिना ना हो। देखिए, एक बात ही देखनी है कि नदीम भाई की जितनी भी अच्छी चीजें हुई हैं पाकिस्तान में, वो इसलिए हुई हैं कि दुनिया भर के अंदर चीजों की कीमतें कम हुई हैं। हमारी हुकूमत ने कोई ऐसे स्टेप्स नहीं लिए कि जिससे कोई बेहतरी आए। मासिवा इसके कि स्टेट बैंक ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट रखा था तो कंज्यूमर डिमांड यहाँ पे या पाकिस्तान में डिमांड कम कर दी थी, इसलिए आज इम्पोर्ट भी कम है पाकिस्तान के अंदर, और इसीलिए पाकिस्तान के अंदर प्लॉटों की कीमतें गिर गई हैं और डिमांड खत्म हो गई है। अब हमको कुछ रिफॉर्म्स की इस्लाहत की तरफ जाना पड़ेगा कि जहाँ पे हम वापस ना आए, IMF का ये प्रोग्राम हमारा आखिरी प्रोग्राम हो। हुकूमत ये करते हुए नजर नहीं आ रही है क्योंकि हुकूमत क्या करे, क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आपको सच बताऊं नदीम भाई, ये बल्ले इस बार इस महीने 6.9% इन्फ्लेशन आ गया है पाकिस्तान के अंदर। अब सिंगल डिजिट, ये इसका हाई बेस इफेक्ट था। पाकिस्तान में सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन नहीं आएगा अगर आप बजट डेफिसिट को कंट्रोल नहीं करें। ये सही है बात है। बजट डेफिसिट तभी कंट्रोल होगा जब आप NFC अवार्ड को एक मतलब आप फिर देखेंगे और उसके अंदर आप सूबों को इनकरेज करेंगे कि अपने टैक्सेस बढ़ाओ और उन टैक्सेस को खर्च करो। ये नहीं कि आपको मुफ्त में पैसा मिफ्ता साहब, जो अभी मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर हैं, अभी हमने चंद रोज पहले इनसे एक इंटरव्यू किया था तो इन्होंने कहा कि हमने सूबों के साथ एक नया फिस्कल पैक्ट साइन किया है जिसके नतीजे में वो अपने वसाइल में भी इजाफा करेंगे और कुछ अखराजात वफाक उन्हें मुंतकिल करेगा। तो मैंने उन्हें पूछा कि जो दफा का अखराजात है, एक तजवीज़ ये थी कि क्या ये सूबों के साथ शेयर किए जाएंगे पॉपुलेशन बेसिस पे। इसका उन्होंने बराह रास्त जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा ये अभी फर्दर मीटिंग्स होंगी तो तय करेंगे। क्या इस तरह की कोई पेशरफ्त का इम्कान है? सर देखें, ये ना सिर्फ के दिफा बल्कि आपका जो वो है डेट सर्विसिंग है जो 10,000 अरब रुपया इस साल होगी या शायद 100 अरब रुपया कम हो जाए, उसकी वजह से जो है वो सारा स्ट्रेस है। हम अभी भी जो है वो जो हमारा वफाक का नेट टैक्स होता है उससे ज्यादा हमको बोरो करना पड़ता है
हम उससे तो पैसे भी नहीं दे सकते अपने सूद के, तो हम डेट ट्रैप में जा रहे हैं। आज भी आप देख लीजिए कि 45,000 अरब रुपया हमारा सिर्फ लोकल डेट हो गया है। तो बड़ी प्रिकेरियस कंडीशन है, ये तो बहुत बुरे हालात थे और अभी दुनिया में कीमतें कम हुई हैं तो थोड़ा सांस लेने का वक्त आया है। लेकिन हुकूमत जो है, जिसको अगर वो इस्लाहत नहीं करती है, अगर ये देखिए पेंशन रिफॉर्म की बात हुई वो पीछे हट गई, मिनिस्ट्री बंद करने की बात थी वो पीछे हट गई, एग्रीकल्चर टैक्स की बात थी ये 1 जनवरी को करने के कह रहे हैं, मैं आपसे यकीन दिला रहा हूँ कि ये नहीं कर सकेंगे। ये किसी भी चीज के अंदर ये सीरियस नहीं है। सबसे पहले आपको ये नेशनल फाइनेंस पैक्ट वगैरह की तो ऐसी IMF की बातें हैं, ये इनको आपको NFC अवार्ड का कमीशन बनाना पड़ेगा कि आके बैठो और इस तरह किस तरह टैक्स बांटते हो। अभी आपको वफाक को अगर 10 रुपए का पैसे चाहिए तो 25 रुपए ऊपर टैक्स लगाना पड़ रहा है। आपको पता है कि आज नौकरी पेशा हालात के लोगों के ऊपर 40% टैक्स लगा हुआ है। आज बिजनेसेस जो हैं, प्राइवेट बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनके ऊपर 50% टैक्स लगा है। आपको भी पता है कि ये लोगों का क्या बुरी हाल है। बिजली के बिल हम अभी भी नहीं दे सकते हैं, 40% पाकिस्तानी अभी भी खतरे गुर्बत के नीचे है। तो ये हुकूमत को थोड़ा सा जो स्पेस मिली है, इसकी वजह से रिफॉर्म्स करने चाहिए, इस्लाहत करनी चाहिए जिससे लोगों की बेहतरी हो। अगर आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है और आप वो कॉस्ट पास ऑन कर देते हैं, जैसे कि बिजली और गैस में इन्होंने करी है, जिससे कि लोगों की कमर तोड़ गई है, सनत की कमर तोड़ गई है, तो फिर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। सर एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? अभी तक नंबर ठीक है फर्स्ट क्वार्टर के, लेकिन वो जो ग्रोथ हम सोचते हैं कि $50 अरब पे जाएंगे, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, आसानी से नहीं जाएंगे। नहीं सर, वो $50 बिलियन तो मतलब मेरे ख्याल से ये हम उस टाइप के मुल्क नहीं है सर। ये बांग्लादेश जैसे मुल्क होते हैं जो डायनामिक कंट्रीज होती हैं जहाँ पे हुकूमत काम करती है। हम जैसे मुल्क नहीं है। हम वियतनाम की जितना हमारा एक्सपोर्ट था आज उसका 350-370 अरब डॉलर है। आप मुझे बताइए कि जब पाकिस्तान का खित्ते में सबसे महंगी बिजली होगी, जब खित्ते में सबसे महंगी गैस होगी, इस हमारी इनकम के लेवल से किसी भी कंट्री को करीब हमारे से महंगी गैस होगी हमारे, तो हमारे पास क्यों फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा? हमारे पास जब लोकल लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? जब आप 54% टैक्स लगाते हैं कॉर्पोरेशन के ऊपर तो कोई यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करेगा? तो गवर्नमेंट हैज टू ऑल्सो थिंक कि अपने मसाइल सिर्फ हल ना करो, लोगों के मसाइल भी हल करो, कंपनियों के मसाइल भी हल करो। और खुदा ना खास्ता कोई गुनाह नहीं है अखराजात कम करने में। खुदा ना खास्ता अगर आप PHDP कम कर देते हैं 200-300 अरब डॉलर तो 200-300 अरब रुपए, तो उसमें कोई गुनाह नहीं है। अगर आप ADBs कम कर देते हैं सूबों के और वो पैसे वफाक के बजट डेफिसिट को कम करने में चले जाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आपको मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा। ये सिर्फ ये जो सियासी कुर्सियों की लड़ाई हमारी इस्लामाबाद में हो रही है, जिसपे आपका अचानक 3 दिन कैपिटल बंद हो जाता है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है इन्वेस्टमेंट लाना। मिफ्ताह इस्माइल साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर और बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ हैं। शाइक उस्मानी साहब, वफाकी आइनी अदालत, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सींग फंसे हुए हैं PTI के और हुकूमत के। बाज़ लोगों से हमने पूछा तो वो कहते हैं कि ये काम सुप्रीम कोर्ट ख़ुद भी कर सकती है, कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफा करते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियर मोस्ट जजेस के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दें, तो वही काम जो आप आइनी अदालत से लेना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से ही हो जाएगा। तो एक नई अदालत ना खड़ी करें, शायद सिस्टम में नुकसान ज़्यादा और फ़ायदा कम होगा इसका। आपकी राय क्या है? देखिए, मेरी राय तो हमेशा से यही थी कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं और हाई कोर्ट्स भी जो हैं वो सियासी केसेस में इतनी इन्वॉल्व हो जाती हैं, और चूंकि उसमें आजकल सोशल मीडिया में कवरेज बेइंतहा होता है तो हर एक आदमी उसमें इंटरेस्टेड होता है, तो वो बाकी केसेस सफ़र करते हैं। जो यहाँ पे प्रोफेशनल लीगल टीम्स हैं उनको बड़ा प्रॉब्लम है। 20-20 साल केसेस चलते हैं। हमारी अपनी फर्म में 20-20 साल केसेस चलते हैं, कोई डिसाइड नहीं होता, कभी चलता ही नहीं, ये केस चल रहा है, वो केस चल रहा है। तो इस वास्ते चूँकि हमारे मुल्क में जो ये केसेस आते हैं सियासी केसेस, वो एसेंशली अपनी जो ईगोज होती हैं पॉलिटिशियंस की, उसके बेसिस पे होता है, उनकी अपनी एम्बिशंस और ईगोज के ऊपर, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े के ऊपर वो पहुंच जाते हैं कोर्ट में। अगर पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया, उसको खिलाफ दूसरा आदमी फौरन एप्लीकेशन फाइल कर देता है। दुनिया में ऐसा नहीं होता है जिस तरह से यहाँ होता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा तरीका है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दें, जिस तरह के यूरोपियन कंट्रीज में है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जिनका काम ये है कि वो इस किस्म के केसेस को देखें और फैसला करें, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे जो बाकी जो डिस्प्यूट्स हैं, लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं
और जो कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं उन पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये तो मेरे हमेशा से व्यू है। और मेरे ख्याल में अच्छा आइडिया होगा। ये किस तरीके से नाफिज किया जाएगा वो एक अलग चीज़ है। वो जब बाकायदा वो लेके आएंगे ड्राफ्ट उस लॉ का, उस बिल का, फिर पता चलेगा कि उनके क्या व्यूज हैं। शाहिद उस्मानी साहब, लेकिन जो अभी तक तजावीज़ थी उसमें वो 199 रिट जुरिस्डिक्शन वो भी दिए जा रही थी वफाकी आईनी अदालत को, 184 की प्रोविजन भी आईनी अदालत को दी जा रही थी, आर्टिकल 8 को छेड़ा जा रहा था, अमेंड किया जा रहा था, फिर ये पोलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से कि किसको बैन करना है ये भी इख्तियार जा रहा था वफाकी आईनी अदालत को। तो हम शायद बहुत ज़्यादा कुछ वफाकी आईनी अदालत के ऊपर डाल के बोझ ढेर सारा, और सुप्रीम कोर्ट को एक सब ऑर्डिनेट कोर्ट, एक ऑर्डनरी कोर्ट बना रहे थे, वो शायद प्रैक्टिकली मुझे लगता है प्रॉब्लमेटिक आइडिया होता। आपका क्या ख्याल है? जी देखिए, मुझे मालूम नहीं कि एग्जैक्टली क्या इनके प्लान्स हैं, किस तरीके से लाना चाहते हैं। मैं तो एक जनरल बात कर रहा था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट इसलिए लाया जाए, जो ये जो आमतौर से केसेस होते हैं, डिस्प्यूट्स, सियासी लोगों के डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बना दी जाए। बाकी जो है वो कोर्ट्स जिससे चल रही है उसे चलते रहें। लेकिन अगर ये इरादा है कि आप आर्टिकल 8 में चेंजेस लेके आए, आर्टिकल 51 में चेंजेस लेके आए, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं और ना होना चाहिए। वो तो अपनी जगह पे रहना चाहिए और वो पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होनी चाहिए। तो सर, अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया जाए सेपरेट, जो बाकी मुकदमात को हर्ट ना कर रहा हो, तो क्या वो ठीक नहीं है? तादाद जजों की बढ़ा लें। वो प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाएंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि ये जजेस सिर्फ यही सुनेंगे, क्योंकि जब एक सुप्रीम कोर्ट होगी तो उसमें जजेस होंगे तो वो हर एक केस सुन सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस भी सुन सकते हैं, दूसरे भी सुन सकते हैं। जब तक यह है कि सेपरेट कोर्ट नहीं होगी इस काम के लिए, तब तक वो प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया आपका शाइक उस्मानी साहब। अब आप बताएं, शाइक उस्मानी साहब ने तो अपनी राय बड़ी खुल के दे दी। नहीं, मैं उनसे इत्तेफाक इसलिए नहीं करता कि देखें, सबसे पहली बात ये कि इसमें क्या हर्ज है। इंडिया में है कि जो सीनियर मोस्ट कोई मेरे 7 जज बैठते हैं, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर आता है वो सुनते हैं। आप इवन सुप्रीम कोर्ट रूल्स में अमेंड करके ये कर सकते हैं। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि कोई एक्ट पास हो आप, और फिर जो कमेटी है वो बैठ के ये फैसला कर ले कि जी सीनियर मोस्ट 7 जजेस होंगे, हम उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस सुनेंगे। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स कोई आउटसाइड को बाहर से आकर के जजेस ने नहीं यहाँ फैसला करना। हमारे में से ही होंगे ना कोई जज, हमारे भाई दोस्त, कोई इंटेलेक्चुअल होगा, पढ़ा लिखा होगा। हमारे बहस जो बुनियादी नुक्ता है जिसके ऊपर पीटीआई का इतराज़ है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर एक नया चीफ जस्टिस ना बैठा हो, सुप्रीम कोर्ट सब ऑर्डिनेट कोर्ट ना हो। तो इसका हल तो मौजूद है कि इसी कोर्ट के अंदर आप एक मखसूस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दें, बाकी कोर्ट नॉर्मली फंक्शन करे, वो मखसूस एक बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स देखे, चीफ जस्टिस एक ही रहे दोनों के लिए। बिल्कुल दुरुस्त बात है। देखिए ना, आप बल्कि आप बांग्लादेश की मिसाल दें। अच्छा, आपको पता थोड़ी सी कथा कलामी हो जाएगी, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ आ रहे हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया। हम तो आपको आज स्टूडियो में एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन आपसे हमारी पहले तो मेरी माफी, कोई बात, लेकिन आप हमें थोड़ा सा आप आए हैं तो आपसे खबरें मिलने की उम्मीद है कि खबरें मिलेंगी। पहले तो हामिद खान से, सलमान रकम राजा से, बैरिस्टर गौहर से आपकी मुलाकातें थी जेयूआई वालों की। कोई ऐसी तजवीज़ जिसके ऊपर दोनों जमातों ने इत्तेफाक राय से बात की हो? मेरा ख्याल है कि ठीक गए हैं। अब पीटीआई वाले नाखुश नहीं गए हैं हमसे। नाखुश नहीं गए हैं तो इसका मतलब यह है कि ये सारा कुछ 26 के बाद होगा, 26 से पहले नहीं होगा। पीटीआई ये चाहती है। नहीं कह सकते, मगर कुछ चीजें उन्होंने हमें बताई हैं, उसके मुताबिक जो है ना वो शायद न सिर्फ उनके अपने लोग जो है ना वो सारे इंटैक्ट हैं, बल्कि कुछ और भी लोग, और कुछ इस तरह की बातें। बाकी कुछ हमने जो है ना अपने मसौदे में से कुछ चीजें उनके साथ शेयर की। तो उनके लोग, आप कह रहे हैं पीटीआई वालों के पक्के हैं? बताया हमें यही किया है कि वो कोई नहीं बनेगा, एक। और दूसरा उन्होंने कहा कि शायद गवर्नमेंटल साइड से भी जो है वो वोट नहीं करेंगे उस तरफ। एक चीज़ बताइए, गवर्नमेंट साइड से अच्छा वोट नहीं करेंगे, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ होगी कि गवर्नमेंट के लोग खुद ही उस पैकेज को वोट ना करें जिसके लिए पीटीआई के वो 10 बंदे तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सर एक चीज़ बताइए, ये जो एक तजवीज़ हमने आज सुनने में आ रही है बार बार मुख्तलिफ हल्कों से, हो सकता है कि कामरान मुर्तज़ा साहब का ही ड्राफ्ट हो या पीटीआई वालों ने किसी ने तजवीज़ दी हो, वो कह रहे हैं कि तजवीज़ एक ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाकर चीफ जस्टिस एक ही रहे, बजाय एक नई आईनी अदालत बनाने के तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही जो आईनी मामलात को देख लिया करे। क्या इस तरह की कोई तजवीज़ आई है सामने?
हो सकता है ये JUI की तजवीज़ हो सकता है JUI की तजवीज़ हो। ये तो बड़ी खबर है जी, फिर हम तो इसको ब्रेकिंग न्यूज़ चलाएंगे। आप इस पर हो थोड़ी सकता रोशनी है। डालें, हमें समझने में आसानी हो जाए। इसका क्या तस्वुर है आपके सामने? इसको बस हो सकते में रखें अभी फिलहाल, जब तक मौलाना शेयर करें इसको। जब तक मौलाना ना शेयर करें तब तक इसको हो सकता में रखें। ठीक है, इसको हो सकता वाली ऑप्शन के तौर पर ही हम रखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना लिया जाए जिसमें 5 सीनियर मोस्ट जज हो और चीफ जस्टिस एक ही रहे 26 तारीख को जब नया टेक ओवर कर लेंगे, लेकिन एक मखसूस बेंच हो जाएगा, बाकी सुप्रीम कोर्ट नॉर्मल फंक्शनिंग करे और 5 सीनियर मोस्ट जजेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स देख लें। वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर अराउंड 200 है सुप्रीम कोर्ट में, 60,000 प्लस केसों में। 60,000 प्लस केसेस में तो जजेस की तादाद कितनी होनी चाहिए आपके ख्याल में? ये तो एज ए वकील आप राय दे सकते हैं मौलाना से। मेरा ख्याल है 5 ठीक है। 5 ठीक है। तो इसके लिए फिर मजमूई तादाद आपको 22 करनी पड़ेगी या 25 करनी पड़ेगी? सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से भी हो सकती है, ये एक्ट ऑफ द कोर्ट से भी हो सकती है। एक्ट ऑफ द कोर्ट से भी हो सकती है। 22 या 25? 22 कर लें, 25 कर लें, बाकी को हाई कोर्टों में भी बढ़ा लें, इवन लोअर कोर्ट्स में बढ़ा लें, काम जल्दी निकले। तो ये तो फिर एक कम मुतनाज़ा शक्ल होगी, काबिल कबूल शायद हो, PTI वालों को भी काबिल कबूल हो, आपकी जमातों को जो आपके हम ख्याल है उनको भी काबिल कबूल हो। इट्स मोर डूएबल ऑप्शन। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर जो ना कौम का इत्तेफाक हो सकता है। तो पीपल्स पार्टी वाले इस पे एग्री कर जाएंगे, क्योंकि नून लीग शायद ना इतफाक करे, लेकिन पीपल्स पार्टी इंपॉर्टेंट है कि वो इतफाक करे तो फिर ये मामला आगे बढ़ जाएगा। पीपल्स पार्टी के पास ये तजवीज़ जाए तो फिर उसके बाद देखते हैं। आपने इंगेज तो किया, आपके पास वो मुर्तज़ा वहाब की मुलाकातें आपकी हुई, आपस में डिस्कस किया उनके साथ बस इसको आज मौलाना ने कहा कि इसको रिफाइन करें मजीद डॉक्यूमेंट को, तो देन जो है ना उसके बाद शेयर करते हैं, तो रिफाइन कर लेते हैं, 1 आध दिन में रिफाइन कर लेते हैं और उसके बाद जो भी पोजीशन बने। तो इसका मतलब है ये मोस्ट लाइकली अब जो कुछ होगा ये SCO समिट के बाद ही जाएगा। 18-19 वाला जो हफ्ता है उसके अंदर इस तरह का कोई एक्ट या जो भी शक्ल होगी उसमें आ सकती है, अगर गवर्नमेंट को जल्दी ना हो तो। और नहीं तो फिर 25 के बाद। या और आपके ख्याल में मोर लाइकलीहुड इज के नए चीफ जस्टिस के टेक ओवर के बाद ये आने का ज़्यादा इम्कान है? अब मुझे नहीं पता, क्योंकि जरूरत भी उनकी है और चाहत भी उनकी है ज्यादा। हमारी तो एक तरह से काउंटर सजेशन है ना, हम तो प्रपोजल्स दे सकते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ये ज्यादा एक्सेप्टेबल है लोगों को। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, एक चीज़ जो जजेस की तैनाती का तरीकाकार है वो मेरे ख्याल में आप सारे लोग ही मुतफिक हैं कि उसमें पार्लियामेंट्री रोल को मजबूत करने की ज़रूरत है। क्या उसके ऊपर इतफाक़ राय हो जाएगा कि सारे कंसेंसस से नया तरीकाकार एक ऐसा बना लें जिसमें बहुत शफाफियत के साथ जजों की तैनाती की जाए? JUI की मेरा ख्याल है तजवीज़ उसमें ये होगी कि उसमें 18th अमेंडमेंट, जो ओरिजिनल 18th अमेंडमेंट थी उसको रिस्टोर कर दें। 19th अमेंडमेंट जो ना जजेस की तैनाती के हवाले से उस पर कम से कम जो इख्तलाफ होगा, उस पर ये एक ज़्यादा अच्छा आइडिया बन सकता। ठीक है, तो ये हम कब तक तवक्को रखें कि आप हतमी तौर पर अपनी तजावीज़ सामने रखें? फिर मौलाना ने करना है जो कुछ करना है, अभी उसके बाद जो ना मौलाना साहब ने करना है। ज़्यादा से ज़्यादा रिफाइन करना है हमने, तो 1 आध घंटा और चाहिए होगा, 2 घंटे चाहिए होंगे। जिस दिन केस ना लगा हो उसी दिन बैठ के कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। कामरान मुर्तज़ा साहब, मेरे ख्याल में आप इससे ज़्यादा चीज़ें शायद अभी डाइवर्ज ना करें, लेकिन आपका और PTI का इसके इन इश्यूज़ के ऊपर इत्तेफाक़ राय है? पता नहीं, PTI खुद बताएगी कि उनका इस चीज़ों पे इत्तेफाक है या नहीं है, मगर तकरीबन जो है ना मेरा ख्याल है कि उनको एतराज़ तो नहीं होना चाहिए। एतराज़ नहीं होना चाहिए। कामरान मुर्तज़ा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत शुक्रिया। दोबारा आपको दावत देंगे तो ज़्यादा तफसील से आपसे पूछेंगे। अब आपको खबरें मिल गई हैं, अब आप ज़्यादा आसानी से बात कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का तस्वुर जो है, जिसके ऊपर मैं प्रोग्राम सारे में बात कर रहा हूँ, बुनियादी तौर पर वो कह रहे हैं कि ये JUI की तजवीज़ हो सकती है। अच्छी बात है, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें तो देखें ना, एक आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट के अंदर लोगों को दोबारा समझाने के लिए, और उन्होंने कहा है कि 5 जजेस, सीनियर मोस्ट जजेस उस काफ़ी होंगे उस बेंच के लिए। तो 5 जजेस का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच विद इन द एग्जिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अदालत में जो आपने 5 जजेस बनाने हैं, रखने हैं नए या रिटायर्ड रखने हैं, वो हैंड पिक्ड रखने हैं, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट है उन्हीं में से अगर सीनियर मोस्ट 5 जजेस बैठ जाते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। आई थिंक तादाद कह रहे हैं बढ़ा के चाहे 22 कर लें चाहे 25 कर लें, ताकि उसके अंदर एक बेंच बन जाएगा 5 सीनियर मोस्ट। वैसे भी मैं आपको बताऊं ना कि अगर आपके पास इस वक्त 19 जजेस है ना, 17 जजेस में अगर आप 2 या 3 जजेस ही बढ़ा देना, मंसूर 2 तो एडहॉक है, आपको मुश्किल स्ट्रेंथ आपको 22 या 25 कर देनी चाहिए ना, मुस्तकिल की 17 है ना। आप अगर 2 जजेस भी बढ़ा देना परमानेंट बेसिस पे 19, ये अगले साल तक मैं आपको बता दूं ना, अब ये हो जाएंगे 21। अगले साल तक ये सारा बैकलॉग खत्म हो जाएगा। जब बैकलॉग खत्म हो जाएगा तो
तो फिर आपको तो कोई मेरा ख्याल है कोई इशू ही नहीं है। सर दोबारा कता कलामी आपकी करूंगा। सलमान अकरम राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर राजा साहब, अभी मैंने कामरान मुर्तज़ा साहब से पूछा कि क्या एक 5 सीनियर मोस्ट जजेस के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर बन जाए तो क्या ये एक ऑप्शन हो सकती है? तो उन्होंने कहा कि मुमकिन तौर पर ये JUI की तजवीज़ हो सकती है और जजेस की तादाद उन्होंने कहा बढ़ा के 22 कर लें या 25 कर लें। तो ये तो मुझे लगता है काफ़ी काबिल अमल तजवीज़ है। क्या आप भी इसी तजवीज़ के हामी हैं? खाले किसके आप हैं या कामरान मुर्तज़ा हैं? इसके ऊपर भी रोशनी डाल दें। देखिए, ये वकला की तजवीज़ है बहुत अरसे से, इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं भी ये बात पिछले कई हफ्तों से कर रहा हूँ, जब से ये आईनी तरमीम की बात शुरू हुई है। तो ये बिल्कुल माकूल बात है। देखिए, जो उज़र दिया जा रहा है या वजह बताई जा रही है कि क्यों एक आईनी अदालत चाहिए, सिर्फ एक वजह बताई जा रही है कि जी बहुत मुकदमात हैं और आम मुकदमात रुक जाते हैं जब आईनी नौयत के मुकदमे सुनने में अदालत मशगूल हो जाती है। अगर यही वजह है तो आप एक 5 जजों पे मुश्तमिल आईनी बेंच बना दें सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही, जैसा कि इंडिया में होता है, और जजों की तादाद बढ़ा दें। 17 जज आप रख दीजिए, दीवानी और फौजदारी और टैक्स के जो मामलात हैं उनके लिए वो चलते रहेंगे। 17 जज, कोई उसमें मुदाखलत नहीं होगी। 5 जजों पर मुश्तमिल एक बेंच, एक चीफ जस्टिस के नीचे 2 मुतवाजी अदालतें नहीं होंगी। तो बेंच अगर बन जाता है तो तमाम जो आपका उज़र है वो खत्म हो जाता है। और देखा जाए वैसे भी तो पाकिस्तान में जो ताखीर है कानूनी अमल में, वो सुप्रीम कोर्ट की सतह पे नहीं है, वो ट्रायल की सतह पे है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सतह पे है, वो हाई कोर्ट की सतह पे है। सुप्रीम कोर्ट में आईनी नौयत के जो मामलात हैं वो 1-1.5% भी नहीं है उन तमाम मुकदमात का जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में दायर शुदा हैं या पेंडिंग हैं। तो बिल्कुल ये एक ऐसा उज़र है या वजह है जिसका कोई सर पैर नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है। लेकिन उसका भी हम जवाब यही देते हैं कि फिर एक बेंच बना दें, वो सुनता रहेगा आईनी नौयत के मामलात, बाकी मुकदमात चले 17 जज साहिबान। आपका और JUI का इसके ऊपर इत्तेफाक राय है? देखिए, इसके ऊपर तो उसूली इत्तेफाक तमाम वकला तंजीमों का पिछले कई सालों से है। सर नहीं, PTI और JUI, नॉट वकला तंजीमें, क्या PTI और JUI एज पॉलिटिकल पार्टी इसके ऊपर इत्तेफाक राय है? देखिए, जब कोई मुसवदा सामने आएगा, अभी तो ये आपसे ही हमने बात सुनी है, कुछ हमारी आपस में भी बात हुई है, लेकिन कोई वाज़े चीज हमारे सामने नहीं है। बात जुज़ियात पे भी आएगी कि कौन होंगे इस बेंच के मेंबरान, 5 सीनियर मोस्ट होंगे या हर सूबे से एक लेना है, ये तमाम बातें देखी जा सकती हैं। लेकिन उसूली तौर पे इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक आईनी बेंच जो है वो कोई गैर मुनासिब तजवीज़ नहीं है। और 26 तारीख से पहले या 26 के बाद आईनी पैकेज? देखिए, 26 से पहले और बाद का डर तो उन्हीं लोगों को है ना जो चाहते हैं कि 26 से पहले मंसूर अली शाह साहब के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से पहले वो एक तरमीम जो है वो चोर दरवाजे से दाखिल कर दें और अपने मनपसंद जजों को वो आईनी अदालत में मुकर्रर कर दें। इसलिए इसकी तो हम हर सतह पे मुज़ाहमत भी करेंगे, मुदाफ़ियत भी करेंगे। हम ये समझते हैं आइन में अगर कोई अच्छी तरमीम होनी है तो वो बहुत गौर व खौज के बाद होनी चाहिए। 25 तारीख का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। जब हम इत्मीनान कर लें कि अब हम जो करने जा रहे हैं वो अच्छा है मुल्क के लिए, आइन के लिए, तो उस वक्त वो काम होना चाहिए। ये किसी दबाव में नहीं होना चाहिए कि हमने मंसूर शाह साहब की चीफ जस्टिस बनने से पहले जरूर आईनी तरमीम करनी है। अगर ये नीयत होगी तो आप अच्छाई की तरफ नहीं जाएंगे। सलमान अकरम राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन इन सब। अब आपके पास तस्वीर के दोनों रुख है, अब अपना तजज़िया आप दे सकते हैं। देखें, बहुत रीज़नेबल बात की है कामरान मुर्तज़ा ने भी, बहुत रीज़नेबल बात की है इन्होंने भी। देखें, आपकी जो डिस्कशन के इस नतीजे के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ, कोई भी रीज़नेबल जब प्रपोज़ल आती है ना, हर शख्स उसको पसंद करता है। देखें ना, सबसे पहले आपने ये तजवीज़ दी कि अगर ऐसा हो जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। मैंने विदाउट डिस्कशन मैंने कहा जी ये तो और अच्छी बात है। और इसी तरह मैंने इंडिया की मिसाल दी, सलमान ने भी वही मिसाल दी। तो हर रीज़नेबल आदमी इस सिस्टम में अच्छाई को पसंद करेगा। ना दें कि आप इम्प्रूवमेंट करने जा रहे हैं, आप लोगों के बुनियादी इंसानी हक मुअत्तल कर दें। उस रात मौलाना फजलुर रहमान ने एक स्टैंड लेकर बाद इश्यूज़ के ऊपर आप लोगों की ज़िंदगी आसानी पैदा की है उसने,
शायद वो स्टैंड बहुत सारी बड़ी सियासी जमातों को लेना चाहिए था, लेकिन वो मौलाना फजलुर रहमान ने वो स्टैंड बड़ी बात है, बड़ी बात है, ही वाज मैन ऑफ द मैच, नो डाउट। अभी आप लोगों की एक सक्सेस ये है कि आप कभी सड़कों पे आके या कभी कुछ धमाल डाल के या कुछ और करके आपने ये टाइम अपना अच्छा गुजार लिया है, टाइम गेन कर लिया। चलो टू सम एक्सटेंट लोगों को उनके हुकूक से जो महरूम किया जा रहा था उस हद तक लोगों को बचा लिया है, बशमूल अपने आप को, बशमूल अपने आप को। ठीक है ना, वरना अगर वो तरमीम हो जाती, आप और मैं यहाँ बैठ के कोई बात कर जाते हैं, कल नेशनल सिक्योरिटी का नाम लेके हमें उठा ले, आप ना हाई कोर्ट जा सकते हैं, ना आप किसी कोर्ट में जा सकते हैं, ना आपको कोई पूछ सकता है कि आपने क्यों उठाया। अच्छा, अब आप एक सिर्फ मिनट है ये बता दें कि ये आईनी पैकेज 26 से पहले पास हो जाएगा या उसके बाद मुझे यकीन नहीं है। अब आपको यकीन नहीं? मुझे यकीन नहीं है कि ये कामयाब हो पाएंगे। मुझे यकीन है कि अगर कोई पैकेज आया भी स्मूथली विद कूल माइंड हो के सारे, अब माइल्ड हो के आएगा, ठंडे दिमाग से आएगा, ठंडे दिमाग से आएगा। वो जो जल्दी जल्दी वाला काम था ना गुजर गया। ठंडे दिमाग से आएगा तो अच्छी बात कोई आएगी ना। अगर आपकी बेईमानी नहीं है तो फिर आप मुसवदे छुपाएंगे नहीं। लॉ मिनिस्टर कहता है कि मेरे पास अभी पहुंचा है। शोएब शाहीन साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।